हेलो साथियों। तो देखिए, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रेलवे के लिए प्रैक्टिस सेट। और ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट होने वाला है ये साइंस से होने वाला है। इसमें हम डेली एक प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं और इस प्रैक्टिस सेट में हमारे 25 क्वेश्चन होने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होता है आरआरबी ग्रुप डी का, इसमें क्या होता है, इसमें 25 क्वेश्चन आते हैं साइंस के। और जो एक होता है टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्ज़ाम, इसमें साइंस से लगभग 40 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 40 क्वेश्चन उसमें दिए हुए हैं। जो क्वेश्चन आते हैं नोटिफिकेशन में कि 40 क्वेश्चन साइंस के आते हैं इसमें टेक्नीशियन ग्रेड 3 में। और जो ग्रुप डी में 25 क्वेश्चन आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि रेलवे के एग्ज़ाम्स में जो है साइंस का कितना बड़ा रोल है। तो इसलिए हम जो है साइंस के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आपको रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के लिए साइंस मतलब आपकी अच्छी होनी बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि बिना साइंस के आप रेलवे के एग्ज़ाम्स को क्लियर नहीं कर सकते। इसलिए हम जो है साइंस का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं और ये प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद आपके जो है साइंस में क्वेश्चन गलत नहीं होंगे और आपका जो है साइंस में स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा होने वाला है। तो इसलिए आप सभी प्रैक्टिस सेटों को देखना। हम डेली एक प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। चलिए देख लेते हैं। जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं, ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। तो इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है, देखिए वो है हमारे सामने यहाँ पर। यह है किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट या फिर एम्पियर होता है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं प्रतिरोध, धारा, कार्य या फिर आवेश। तो देखिए, जो वोल्ट जो मात्रक होता है वो होता है आपका प्रतिरोध का। तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर हो गया वो हो गया प्रतिरोध। और इसके बाद बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आपको क्लियर हो गया होगा। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है, एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं। इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है। तो देखिए, इसके जो ऑप्शन है आपके वो हैं स्थितिज ऊर्जा, बल, कार्य या फिर संवेग। तो देखिए, जब विस्फोट होता है और जो टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, उनमें जो स्थित जो संरक्षित रहता है वो रहता है आपका संवेग। यानी कि संवेग उनमें संरक्षित रहता है। उनमें स्थिति ऊर्जा भी संरक्षित नहीं रहती, कार्य भी, और ना ही बल। उनमें जो संरक्षित रहता है वो है संवेग। ये भी जो है आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए, रेलवे के लिए एग्ज़ाम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको रेलवे का एग्ज़ाम क्लियर करना है, क्योंकि रेलवे में साइंस का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। क्योंकि रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं होगा आप रेलवे के एग्ज़ाम दे रहे होंगे कि जिसमें साइंस ना पूछी जाती हो। साइंस का रोल जो है रेलवे के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा है। इसलिए साइंस आपकी अच्छी होनी ज़रूरी है और इसलिए ही हम साइंस का जो है प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। तो चलिए, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होती है। तो इसमें हमें बताना कि प्रकाश की जो स्पीड होती है, जो गति होती है, वो अधिकतम किस माध्यम में होती है वो हमें बताना। तो देखिए, इसमें ऑप्शन है हवा, निर्वात, पानी या फिर कांच। तो देखिए, प्रकाश की जो गति जो अधिकतम होती है वो होती है आपका निर्वात में। तो देखिए, प्रकाश की जो निर्वात में गति होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड निर्वात में होती है। ये डाटा भी पूछ लेता है। तो 3 मतलब 3 × 10⁸
यहाँ पर आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। एक इसमें होती है निर्वात में, ठीक है ना। तो इसकी घात जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड निर्वात में होती है। और उसके बाद जो होती है आपकी हवा में होती है। और जो हवा में जो चाल होती है वो जो निर्वात में जितनी चाल होती है उससे जो है 0.03% जो है कम होती है। और जो है पानी में जो है जो निर्वात की में चाल है 3 × 10⁸ इससे जो है 25% कम जो होती है वो पानी में होती है। और उसके बाद और जो कांच में होती है वो इससे जो है 35% कम होती है। यानी कि सबसे अधिक जो प्रकाश की चाल होती है वो निर्वात में होती है। और उसके बाद इन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग वो पानी में होती है सेकंड नंबर पर। और जो थर्ड नंबर पर होती है वो हवा में होती है। मतलब कि सॉरी, यहाँ पर सेकंड नंबर पानी में नहीं, वो होती है आपकी हवा में। तो जो सेकंड नंबर होती है वो हवा में होती है, और जो थर्ड नंबर पे यहाँ पर पानी में होती है, और जो लास्ट में जो फोर्थ नंबर पर है वो कांच में, और जो पहला नंबर है वो है निर्वात। यानी कि इस तरह से भी पूछ सकता है कि निर्वात न दे के उसमें हवा, पानी, कांच और कोई ठोस वगैरह चीज़ें दे दें, तो उसमें क्या है फिर उसके बाद किस में ज़्यादा हो जाएगी, हवा में। तो सबसे अधिक जो निर्वात में होती है, उसके बाद हवा में होती है, और उसके बाद फिर पानी में होती है, और उसके बाद फिर कांच में होती है। तो चलिए, अब आप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश जल से होते हुए हवा में प्रवेश करता है तो उसकी या उसका खाली स्थान बदल जाती है। तो इसमें ऑप्शन है आवर्ती, तरंगदैर्ध्य, चाल या फिर रंग। तो देखिए, इसका जो आपका राइट आंसर है वो है चाल। यानी कि जब प्रकाश जल से होते हुए हवा में प्रवेश करता है तो उसकी जो है चाल बदल जाती है। उसकी जो आवृत्ति वही रहती है, रंग वही रहता है, और तरंगदैर्ध्य भी वही रहती है। उसका जो बदलता है वो बदलता है चाल। तो ये हो गया आपका। और इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 5, और ये है प्रिज्म द्वारा इनमें से किस रंग की तरंग जो प्रकाश किरण का विचलन अधिकतम होगा। यानी कि इसमें हमें बताना है कि प्रिज्म द्वारा जब किसी प्रकाश को गुजारा जाता है तो उस किस रंग की जो प्रकाश किरण का विचलन अधिकतम होगा। यानी कि सबसे अधिक विचलन का मतलब होता है फैलना। यानी कि किस रंग की जो प्रकाश किरण का जो विचलन सबसे अधिक होगा, यानी कि सबसे अधिक फैलेगी। तो उसमें इसमें ऑप्शन है लाल, पीले, हरे या फिर बैंगनी। तो देखिए, जिस रंग की किरण का सबसे अधिक विचलन होगा वो है आपकी बैंगनी। यानी कि बैंगनी का सबसे अधिक विचलन होगा, सबसे अधिक फैलेगी, तो वो जो है कम दूरी तक जाएगी। और सबसे कम जो होगा वो होगा लाल कलर का। तो क्या होगा, वो सबसे दूरी तक जाएगी। अगर जब वो फैलेगी नहीं तो वो दूर तक जाएगी। और बैंगनी कलर जो तरंग दे दिया ये फैल जाएगी तो ये पास तक जाएगी। तो इस प्रकार इसी तरह से इनकी जो है जो तरंग दैर्ध्य पे भी जो फर्क पड़ता है। यानी कि जो रेड कलर होता है इसकी तरंग दैर्ध्य जो है ज़्यादा होती है, और जो बैंगनी कलर होता है इसकी तरंग दैर्ध्य कम होती है, क्योंकि इसलिए ये पास तक जाती है। और जो रेड कलर, लाल कलर होता है उसकी दूर तक जाती है। इसलिए आपने देखा होगा जो खतरे के सिंबल या जो लाइटें लगाई जाती हैं रोडों पे रात में, वैसे तो वो रेड कलर की क्यों होती हैं, क्योंकि उसकी तक लाल जो रेड कलर है उसकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होती है। इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है। तो उसकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होती है तो वो क्या होता है कि दूर से ही हमें दिख जाता है, दूर से दिख जाती है। और जो इसलिए जो है उनकी लाइटों में जो इंडिकेटर पीछे ब्रेक वाली होती हैं उसमें रेड कलर की लाइट का उपयोग किया जाता है, क्योंकि रेड कलर जो है दूर से दिख जाता है, क्योंकि उसकी तरंग दैर्ध्य दूर ज़्यादा होती है, इसलिए वो दूर तक जाता है। तो चलिए, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक 9 ओम के 3 प्रतिरोध
समानांतर क्रम में संयोजित हैं उनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये जो आपको करना है वो किस तरह से करना है। देखिए जो प्रतिरोध जो होता है वो होता है आपका यहाँ पर 1/, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ये होता है जो प्रतिरोध होता है। यहाँ पर हमें दिया हुआ है समानांतर क्रम, तो समानांतर का क्रम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 1/r बराबर, जितने भी समानांतर इसमें 3 दिए हों तो 3 लिखेंगे हम, यानी 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9। तो इस प्रकार इस तरह से हो गया। और जब हम इनका जो है एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 9 और ऊपर 1 प्लस 1 ये आ जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर 3/9 और 3 से इसे काटोगे तो कितने बार कटेगा 3। तो हमारा निकल के क्या आएगा 1/r बराबर 1/3। तो यहाँ पर 1 से 1 तो हमारा r बराबर कितना हो गया 3। तो इस प्रकार जो हमारा इसका आंसर हो गया, जो उनका जो तुल्य प्रतिरोध है वो है 3 ओम। तो इस तरह से करना है। तो ये समानांतर क्रम में तो हमने 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9 लिखा है, लेकिन अगर ये श्रेणी क्रम में होता तो हम किस प्रकार लिखते, तो r बराबर 9 प्लस 9 प्लस 9। तो इस तरह से फिर इसका आंसर 27 हो जाता। लेकिन इसके अकॉर्डिंग जो इसका आंसर है वो है 3 ओम, क्योंकि ये समानांतर क्रम में है। तो इसका फॉर्मूला ये होता है। वैसे तो इसका फॉर्मूला 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस r3 इस तरह से होता है। लेकिन हमें जो है डाटा दिया होता तो हमने डायरेक्ट इसमें डाटा रख लिया। इस प्रकार हमारा आंसर हो गया 3 ओम। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है एक परिणामित्र का कोर पटलित क्यों करते हैं। तो इसमें ऑप्शन है क्रोड, जो कोर होता है जिसे क्रोड बोला जाता है, तो कोर की विद्युत चालकता को बढ़ाने के लिए, या फिर क्रोड की चुंबकशीलता को बढ़ाने के लिए, या फिर भंवर धारा हानि को कम करने के लिए, या फिर भंवर धारा को बढ़ाने तथा सक्षमता को सुधारने के लिए। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है आपका वो है भंवर धारा हानि को कम करने के लिए। तो ये इसका आंसर है। जो एक परिणामित्र का जो कोर पटलित करते हैं वो करते हैं भंवर धारा हानि को कम करने के लिए। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा किसका आविष्कार किया गया था। तो इसमें जो ग्राहम बेल थे इनके द्वारा जो आविष्कार किया गया था वो हमें बताना है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं टेलीफोन, बल्ब, रडार या फिर रेल इंजन। तो देखिए जो ग्राहम बेल थे इनके द्वारा जो आविष्कार किया गया था वो किया गया था टेलीफोन का। और ये जो है बल्ब का जो आविष्कार है वो एडिसन ने किया था। तो यहाँ पर बल्ब का आविष्कार एडिसन, और जो ग्राहम बेल ने जो किया था वो किया था टेलीफोन का आविष्कार। इस प्रकार ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, ये है निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है। तो इसमें ऑप्शन है, यहाँ पर हमें बताना है स्थितियों से संबंधित है। तो इसमें ऑप्शन है एंड्रोलॉजी, या फिर एस्टकोलॉजी, या फिर बायोइकोलॉजी, या फिर डेस्मोलॉजी। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है आपका वो है एंड्रोलॉजी। तो जो विशिष्ट रोगों एवं जो स्थितियों से संबंधित है पुरुषों के लिए वो है एंड्रोलॉजी। और ये आपको क्लियर हो गया। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव नरों में मौजूद लिंग गुणसूत्र XY है, इनके बीच क्या अंतर है।
तो इसमें हमें बताना है कि मौजूद जो गुणसूत्र XY हैं इनके बीच क्या अंतर है मानव नरों में। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, इनके आकार में कोई अंतर नहीं होता है, या फिर X गुणसूत्र बड़ा होता है जबकि Y गुणसूत्र छोटा होता है, या फिर इसके बाद नेक्स्ट Y गुणसूत्र में X गुणसूत्र से अधिक जीन होते हैं, या फिर Y गुणसूत्र बड़ा होता है जबकि X गुणसूत्र छोटा होता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है आपका वो है X गुणसूत्र बड़ा होता है और जबकि Y गुणसूत्र क्या होता है, ये छोटा होता है। तो ये XY जो गुणसूत्र है इनमें अंतर है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। और इसके बाद हमारा 11 नंबर क्वेश्चन, भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसारण को खालिस्तान गति कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन है क्रमानुकुंचन, या फिर जठर संबंधी, या फिर दोलनी, या फिर अनुशिथिलन। तो देखिए जो संकुचन और जो प्रसारण होता है इसे जो कहा जाता है आपका, इसे कहा जाता है क्रमाकुंचन। तो इसे हम जो हमारा संकुचन और प्रसारण होता है भोजन की नली की जो दीवारों का, तो उसे हम कहते हैं क्रमानुकुंचन। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान गुर्दे की नलिका की परत में मौजूद होती है। तो इसमें ऑप्शन है कोलमनर एपिथेलिन, या फिर पेरेनकाइमा, या फिर क्यूबोइडल एपिथेलिन, या फिर स्केबमस एपिथेलिन। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है आपका वो है क्यूबोइडल एपिथेलिन। तो जो क्यूबोइडल एपिथेलिन गुर्दों की नलिकाओं की परत में मौजूद होती है। तो ये हो गया इसका राइट आंसर। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा अंग अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है। तो देखिए जो मानव शरीर का जो अंग होता है जो अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है, देखिए वो होता है आपका यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब। यानी कि फेलोपियन ट्यूब जो है ये जो है अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है। तो इस प्रकार फेलोपियन ट्यूब इसका आंसर हो गया। और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के कारण होती है। तो देखिए जो जीवाणुओं के कारण जो होने वाली बीमारी है आपका वो होती है आपकी एंथ्रेक्स। यानी कि एंथ्रेक्स ऐसी बीमारी है जो जीवाणुओं के कारण होती है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो गया एंथ्रेक्स। देखिए रेबीज अलग होती है, बड़ी माता और एड्स, ये जितने भी रोग हैं ये एक तरह से जीवाणु से नहीं होते बल्कि ये विषाणु या फिर अन्य कारण से होते हैं। तो इस प्रकार जो जीवाणु से होने वाली बीमारी है वो यहाँ पर सिर्फ एक है एंथ्रेक्स जो होता है। और इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय हरित शैवाल है। तो देखिए इसमें हम बताना एक कोशिकीय हरित शैवाल कौन सा है। तो इसमें ऑप्शन है कारा और यूलोथ्रिक्स, या फिर स्पाइरोगायरा, या फिर क्लेमाइडोमोनस। तो जो इसका जो देखिए राइट आंसर है आपका वो है क्लेमाइडोमोनस। यानी कि एक कोशिकीय हरित शैवाल जो होता है वो होता है क्लेमाइडोमोनस। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे भविष्य के लिए खाद्य को बीज के खालिस्तान में संग्रहित करते हैं। तो इसमें ऑप्शन है प्लूम्यूल, या फिर रेडिकल, या फिर कोटिलेडोन, या फिर भ्रूण। तो ये जो पौधे हैं जो खाद्य को बीज के लिए जो संग्रहित करते हैं वो करते हैं आपका संग्रहित यहाँ पर कोटिलेडोन में। यानी कि कोटिलेडोन में जो खाद्य को बीज के रूप में संग्रहित करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल में पुष्प योनि है।
तो इसमें ऑप्शन है उभयलिंगी, मादा जनन तंत्र, एकलिंगी या फिर पुरुष जनन तंत्र। तो इसमें हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो है आपका मादा जनन तंत्र। तो इसका राइट आंसर हो गया मादा जनन तंत्र। तो इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है पसीने वाली ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग, पसीने वाली ग्रंथियां होती हैं ये मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती हैं। तो इसमें ऑप्शन है गुर्दा, यकृत, अग्नाशय या फिर त्वचा। तो देखिए ये जो मौजूद होती हैं आपका ये होती हैं त्वचा में, यानी कि आपने देखा होगा कि जो पसीना निकलता है वो हमारे जो त्वचा होती है ऊपर की उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे जो है पसीना बाहर आता है। तो ये जो जो उसमें जो बहुत बारीक बारीक ग्रंथियाँ होती हैं, जो नसें होती हैं जो कि हमें वैसे दिखाई नहीं देती हैं, तो उनके थ्रू पसीना बाहर आता है। तो जो जो ग्रंथियाँ पसीने वाली होती हैं वो हमारी त्वचा में स्थित होती हैं जो कि हमें दिखाई नहीं देती हैं और इनसे पसीना बाहर आता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। तो इसमें ऑप्शन है द्रव, गैस, प्लाज्मा या फिर ठोस। तो देखिए जिसके जो होता है जो अणुओं के बीच जो आकर्षण बल अधिकतम होता है वो होता है ठोस के, यानी कि जो जितना ठोस होता है अणु जो उसके बीच अणुओं का मतलब ये अणुओं पे डिपेंड करता है, यानी कि अणुओं के बीच जितना अधिक आकर्षण बल होगा वो चीज़ उतनी ही कठोर होगी, यानी कि उसके कठोरता का जो कारण होता है वो अणुओं के बीच जो आकर्षण बल होता है उसके कारण होता है किसी भी वस्तु का कठोरतापन। ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 25 ग्राम में सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल होते हैं। तो इसमें ऑप्शन है 255 या फिर 0.025 या फिर 200 मतलब 25 या फिर 0.255। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है आपका 25 ग्राम में सल्फ्यूरिक अम्ल में जो मोल होते हैं वो होते हैं आपका 0.255 मोल। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी के 5 अणुओं का द्रव्यमान क्या है। पानी के 5 अणुओं का द्रव्यमान क्या है ये हमें बताना है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं 18 यूनिट, 90 यूनिट, 80 यूनिट या फिर 100 यूनिट। तो देखिए जो पानी के जो 5 अणु होते हैं उनका जो द्रव्यमान होता है वो होता है आपका 90 यूनिट। तो इस प्रकार इसका बी आंसर हो गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बाहरी ऑर्बिट में खालिस्तान में इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होती है। तो देखिए ये जो संख्या समान होती है ये होती है आपका एएस और बीआई में। एएस और बीआई में एएस का मतलब होता है ओर्शेनिक और बीआई का मतलब होता है बिस्मथ। तो इस प्रकार इनमें क्या होता है इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान होती है। और क्या होता है कि क्योंकि ये दोनों एक ही वर्ग के सदस्य हैं जिनके जो है बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, क्योंकि ये एक ही वर्ग के सदस्य हैं इसलिए इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है N2 के अणुओं में खालिस्तान होता है। तो देखिए N2 यानी कि यहाँ पर N2 होता है नाइट्रोजन। तो इसमें हमें बताना है कि नाइट्रोजन के अणुओं में खालिस्तान होता है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच आयनिक बंध या फिर नाइट्रोजन के 2 अणुओं के बीच एकल बंध या फिर नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच दोहरा बंध या फिर तीहरा बंध इनके बीच। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो है नाइट्रोजन के अणुओं के मतलब अणु नहीं यहाँ पर परमाणुओं के बीच तीहरा बंध। तो नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच तीहरा बंध जो है ये होता है, इसका ये आंसर हो गया। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है
वो है इनमें से कौन सा विलयन पीएच पेपर को नीला कर देगा। तो इसमें ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर जठरस या फिर आपका नींबू का रस या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो देखिए जो विलयन पीएच पेपर को नीला करता है वो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इस प्रकार सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, ये एक प्रकार का जो है क्षारीय विलयन है और इसी कारण से यह लाल जो लिटमस पेपर को नीला कर देता है। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर शुष्क बर्फ क्या है। तो इसमें ऑप्शन है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या फिर NaCl, स्फटिक या फिर -50 डिग्री सेल्सियस पर जमी बर्फ या फिर ठोस H2O। तो देखिए जो शुष्क बर्फ होती है वो क्या होती है, वो होती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि इसे ड्राई आइस भी कहते हैं। शुष्क बर्फ जो होती है तो ये होती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि ठोस CO2। और आपने इस समय बहुत ट्रेंड में चल रहा है वो जो घड़ों से जो आप देखते हैं वो धुआं सा निकलता है, तो वो उसी के कारण होता है। तो जब हम जो ये होती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है गर्म पानी के सामने घेरते हैं तो उससे क्या होता है, वो धुआं टाइप सा निकलता है, जो कि आजकल शादी वगैरह फंक्शन में काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, आपने देखा होगा। तो वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही होता है। तो ये ठीक है ना। तो वो जब हम गर्म पानी के साथ उसे मिलाएंगे तो वो क्या है, वो एक तरह से धुआं टाइप सा बन के निकलने लगता है। और जो वो नीचे इसलिए फैलता है क्योंकि उसका जो वो वायु से भारी होता है, इसलिए वो नीचे फैलता है। लेकिन आपने वैसे नॉर्मली धुआं देखा होगा तो वो कहाँ जाता है, आग वाला वो ऊपर जाता है, लेकिन वो नीचे नीचे फैलता है क्योंकि उसका जो भार होता है, उसका जो द्रव्यमान होता है वो वायु से अधिक होता है, इसलिए वो नीचे फैलता है। तो ये आपके क्लियर हो गया होंगे सभी क्वेश्चंस। तो आज के हमारे 25 क्वेश्चंस यहीं पर समाप्त होते हैं। आज का प्रैक्टिस सेट हमारा यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है वीडियो में कि आपको वीडियो कैसी लगी, और आप अपना फीडबैक ज़रूर देना है। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।